नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर फिर से आज एक बेहतर खबर सामने आई है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी 7.8% की वृद्धि दर उसमें दर्ज की गई है। क्या है इसके मायने, इस खबर पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। होगी बात संसद के आने वाले विशेष सत्र की भी, दिखाएंगे खबर। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने क्या कही है, आज बड़ी बात। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 18 सितंबर से बुलाया गया संसद का विशेष सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। 18 से 22 सितंबर के बीच विशेष सत्र की होंगी 5 बैठकें। संसदीय कार्य मंत्री ने अमृतकाल के बीच सार्थक चर्चा और बहस की जताई उम्मीद। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार, चालू वित्त वर्ष की शानदार शुरुआत। पहली तिमाही में जीडीपी 7.8%, पिछली 4 तिमाहियों का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने आंकड़े को बताया बेहतर। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार। पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया जारी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दी जानकारी। आतंकी घटनाओं और घुसपैठ में भारी कमी, लगभग खत्म हुई पत्थरबाजी। पीएम पद पर मची खींचतान के बीच विपक्षी गठबंधन की मुंबई में 2 दिवसीय बैठक। भाजपा ने किया कटाक्ष, बताया मजबूरी का गठबंधन। गठबंधन में शामिल दलों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। उधर महाराष्ट्र में एनडीए की भी मुंबई में हुई बैठक। भारत की G20 अध्यक्षता और उसके वैश्विक प्रभाव पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का संबोधन। कहा, भारत ने ऐसे समय में संभाली है G20 की अध्यक्षता जब दुनिया के लिए भारत का बढ़ा है महत्व। सोलर अलायंस के जरिए बदली है दुनिया की सोच। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आवासीय परिसर में भीषण आग। घटना में कम से कम 70 से अधिक लोगों की हुई मौत, 50 से अधिक घायल। अग्निशमन विभाग ने कई लोगों को सुरक्षित निकाला। अभी आग के कारण का पता नहीं। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा अब से थोड़ी देर बाद ज्यूरिख डायमंड लीग में लेंगे हिस्सा। डायमंड लीग के मौजूदा सीजन में नीरज तीसरे स्थान पर। शबे मुबारक के दर्शन के साथ बम बम भोले के जय घोष के साथ ही अमरनाथ यात्रा का हुआ समापन। 62 दिन में करीब 4.5 लाख श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचे। सुरक्षा और सुविधाओं के लिहाज से यात्रा रही निर्विघ्न। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। स्पेशल सत्र नई संसद में होगा। प्रहलाद जोशी ने लिखा है कि अमृतकाल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार कर रहा हूं। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था। इस दौरान मणिपुर हिंसा को लेकर दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ था। तो अपने आप में विशेष सत्र बुलाने की बात की है संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने, और निश्चित तौर से ये 18 से 22 सितंबर तक 5 विशेष बैठकें होंगी और अमृतकाल में किस प्रकार से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, इसके इंतजार का जिक्र किया है संसदीय कार्य मंत्री ने। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान आज केंद्र सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देना अस्थायी व्यवस्था है और चुनाव आयोग जब भी तय करेगा वहां पर चुनाव कराने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। कोर्ट में केंद्र की ओर से इस बात को कहने के बाद जल्द ही चुनाव होने और राज्य का दर्जा फिर से बहाल होने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में किसी भी समय चुनाव कराने के लिए तैयार है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट करीब करीब तैयार हो चुकी है और राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग इस बारे में फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि जिला विकास परिषद के चुनाव पहले ही हो चुके हैं, अब जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। तुषार मेहता ने बताया कि लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव भी हो चुके हैं, जबकि ये चुनाव सितंबर में होंगे। तुषार मेहता ने बताया कि अभी 3 चुनाव होने बाकी हैं। पहला चुनाव पंचायत स्तर पर होगा, दूसरा नगर पालिका, फिर विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि केंद्र ने स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। केंद्र ने आगे कहा कि इसे पूर्ण राज्य बनाने के लिए काम जारी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बता सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाने के सरकार के इस आश्वासन का जम्मू कश्मीर भाजपा ने स्वागत किया है। यहाँ का माहौल साजगार है, परिस्थितियाँ बेहतर हुई है। वहाँ पर आज मिलिटेंसी 90% तक जो है कर्म हो गई है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये प्रेरोगेटिव है, जब भी वो इस चीज़ की ओर इशारा करते हैं तो इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी इस मांग का समर्थन करती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में बहाल हो, इसका समर्थन करती है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शांति स्थापना और कानून व्यवस्था के मामले में जम्मू कश्मीर एक नई इबारत लिख रहा है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि 2018 की तुलना में 2023 में आतंकी वारदातों में 45.2% की कमी आई है। घुसपैठ की घटनाएं 90% कम हुई हैं और पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है। 2018 में पत्थरबाजी की 1767 घटनाएं हुई थी, लेकिन इस साल एक भी घटना सामने नहीं आई है। सरकार ने जब अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था, तब भी ये कहा था कि ये व्यवस्था अस्थायी है। बदले हालात में अब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए बयान से साफ हो गया है, वहां जल्द ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और जमहूरियत की जड़ें और मजबूत होंगी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विकास सारथी, डीडी न्यूज। वहीं आर्थिक मोर्चे पर आज शाम को बहुत राहत भरी खबर सामने आई है। भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट यानी जीडीपी 7.8% दर्ज किया गया है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। विश्व तमाम मोर्चों पर आर्थिक चुनौतियों को झेल रहा है, लेकिन भारत अभी भी सबसे बेहतर प्रदर्शन करके दुनिया में अव्वल बना हुआ है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उठाए गए कड़े और मजबूत फैसलों का नतीजा है कि देश की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की शानदार शुरुआत की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पहली तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था ने शानदार 7.8% की दर से ग्रोथ दर्ज की है। यह पिछली 4 तिमाहियों का सबसे अधिक आंकड़ा है। यह दुनिया की किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में सबसे तेज विकास दर रेट है। The real GDP has registered 7.8% growth year on year, and it continues the momentum that we saw in the fourth quarter of the last fiscal year. And these numbers are on a slow and steady upward trend, which is good. On a cross-country basis, with select economies that have already announced their April-June quarter GDP data, India's real GDP growth towers above many other countries' estimates. पिछले वित्त वर्ष की चौथाई तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.1% रही थी। पहली तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को सरकार के द्वारा हाथ खोलकर खर्च करने, मजबूत उपभोक्ता मांग और सर्विस सेक्टर की उच्च गतिविधियों जैसे फैक्टर ने मदद की है। Services sector and has been the main driver of growth. Industry has been more or less unchanged, but the growth rates are not negative. That's important. Growth rates are positive, and a services sector is accelerating. Capital formation is now definitely on the uptick.
बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान जताया था। अर्थशास्त्रियों पर किए गए एक पोल ने जीडीपी वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान लगाया था। जीडीपी के आंकड़े जारी होने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है। इसका संकेत कई मापदंडों से भी मिलता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इसका श्रेय पीएम मोदी के मोदीनामिक्स को देते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी मांग, उपभोग पैटर्न, माल और सेवा कर संग्रह तथा कई प्रकार के अन्य मापदंडों में हो रही वृद्धि देश के भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं। जब लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल पूरे दुनिया में बंद हो गई, हिंदुस्तान में भी बिल्कुल खत्म हो गई थी। और फिर यूक्रेन क्राइसिस हुआ, जहां सप्लाई चेन बिल्कुल बंद हो गया, डिसरप्ट हो गया था सप्लाई चेन बिल्कुल, और वो उसकी वजह से हर चीज़ में तकलीफ आई। ये दोनों कठिनाइयों के बावजूद भी आज जो भी फैसले लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साढ़े 9 साल में, आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। दुनिया में जो सबसे अच्छी उभरती हुई इकोनॉमी, ब्राइटेस्ट स्पॉट जो है वो भारत है। भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, इसलिए उनकी सरकार आम आदमी की चिंता करती है। जब वेलफेयर स्टेट की बात होती है तो सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो आम नागरिक की चिंता करे, और हमने आम नागरिक की चिंता की। उसके अंतर्गत चाहे वो छत देने के, जिसके पास छत नहीं था छत दिया, जिसके पास पानी बिजली कनेक्शन नहीं था बिजली कनेक्शन दिया, इसलिए कि हमारा लक्ष्य था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि हमें देश को आगे करना है, देशवासियों को आगे करना है। वैश्विक आर्थिक संकट, महामारी के असर और यूक्रेन जैसी अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था जो रफ्तार दिखा रही है, उसको देखकर लगता है कि आर्थिक प्रबंधन और मजबूत फैसले देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में मददगार साबित हो रहे हैं। पीएम मोदी बार बार कह चुके हैं कि उनका उद्देश्य अपने तीसरे कार्यकाल में देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जीडीपी आंकड़ों पर खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया है कि हमारी जीडीपी वृद्धि जनवरी से मार्च क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.1% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024 की अप्रैल जून तिमाही में 7.8% हो गई, जो भारत की अजेय आर्थिक वृद्धि में एक और मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और दृढ़ नेतृत्व में भारत दिल में, राष्ट्र और दिमाग में मिशन के साथ प्रगति पर बढ़ रहा है। तो अपने आप में कैसे ये आर्थिक आंकड़े बहुत कुछ कहानी बयां करते हैं, इसी पे करेंगे हम चर्चा। इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से जीडीपी की तेज रफ्तार बरकरार, क्योंकि पहले भी तेज रफ्तार रही है और अब एक बार फिर से आंकड़े सामने आए हैं। और इस मसले पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर धीरज शर्मा जी हैं, डायरेक्टर हैं IIM रोहतक के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका स्वागत। पहला सवाल यही, क्योंकि ऐसे वैश्विक हालात के बावजूद जहां पे बहुत सी आर्थिक चुनौतियां दुनिया भर के देश झेल रहे हैं, भारत के इस पहली तिमाही के आंकड़े 7.8%, ये क्या बयां करते हैं, क्या संदेश देते हैं? इसका सबसे बड़ा जो रूपांतर ये है कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो पॉलिसी डिसीजंस लिए गए हैं पिछले कुछ सालों में, उसका अब हमारे सामने एक स्वरूप आ रहा। भारत की जो सरकार ने, भारत की जो विभिन्न इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने जो डिसीजन लिए वो आपके सामने अब आ रहे हैं। दुनिया की स्थिति ये है कि अमेरिकन इकोनॉमी में भी थोड़ी सी ही वृद्धि हुई है, 2.4% पे वो ग्रो की गई है, 2.1 उनका आंकलन था। भारत का आंकलन जो है वो आंकलन से कहीं ऊपर उसकी ग्रोथ इस क्वार्टर में जो एक्सपेक्टेड है, और एक्सपेक्टेड आगे भी अगर आप देखें तो IMF का डेटा, या फिर अगर आप RBI का, अगर MPC की मीटिंग के बाद जो नंबर सामने आए हैं, उससे हायर देन एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ रेट होने की उम्मीद है, जो कि एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा। अब आप देखिए, कॉन्ट्रेरिली अगर आप ब्रिटेन की इकोनॉमी को पकड़ेंगे तो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 0.01% है, यानी कि
1% का 10वां हिस्सा। जर्मनी में तो डी ग्रोथ हुई है, जर्मनी में कॉन्ट्रैक्शन हुई है इकोनॉमी की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के ऊपर अगर देखा जाए। जापान में ग्रोथ हुई है, यूएसए में 2.4, मैंने बताया 2.1 के आंकलन के हिसाब से 2.4 थोड़ी ज्यादा हायर देन एक्सपेक्टेड। चाइना में जो ग्रोथ रेट है वो भारत से कमजोर है, 0.5% कम है जी। और अगर आप ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अगर क्वार्टरली ग्रोथ देखें तो तकरीबन 1 या 1.5% कम है। तो ओवरऑल मेरा जो आंकलन ये है कि भारत में ये जो ग्रोथ रेट ये जो हुआ है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बहुत बाखूबी डेवलपमेंट का एक सिग्नल दिया है, इन्वेस्टमेंट्स की भी और आगे के लिए भी बता के रखा है कि ये होती रहेंगी जी। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से लोगों में एक सेंटिमेंट एक उभर के आया है, जिसकी वजह से मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 24 का ग्रोथ भी हायर देन एक्सपेक्टेड हो। जी। अब प्रोफेसर शर्मा जी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण अगर हम सेक्टर वाइज भी बात करें तो एग्रीकल्चर जिसपे सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं निगाह रहती है महत्वपूर्ण सेक्टर के लिहाज से, उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। पिछली बार 2.4%, इस वक्त 3.5%। ये वृद्धि भी अपने आप में दिखाती, क्योंकि भारत में कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था या कहा जाए आबादी बहुत बड़ी है। ऐसे में निश्चित तौर से उन सब तक इसका फायदा कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होता दिखाई पड़ेगा। देखिए कि पहले तो अगर हम मॉनसून को ही देखें तो इस साल जो है एल नीनो इफेक्ट वाला ईयर है और मॉनसून जो है एक्सपेक्टेड हिसाब से मॉनसून नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद ये ग्रोथ जी। प्रोफेसर शर्मा, आपकी आवाज बेहतरी से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि मॉनसून उतना बेहतर नहीं था जिस तरीके की अपेक्षा की गई थी, एल नीनो इफेक्ट भी रहा, लेकिन उसके बाद भी अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर में 3.5% की जीडीपी के अगर आंकड़े बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं तो निश्चित तौर से ये उसके बाद और बेहतर तस्वीर को बयां करते हैं कि अगर प्रकृति साथ देती, मानसून साथ देता तो शायद और बेहतर स्थिति होती। निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। और दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं जो विकसित राष्ट्र के तरीके से काम कर रही हैं, अगर वहां पर दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं और बावजूद विकासशील देश के तौर पर भारत अगर बेहतर करता नजर आ रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी अगर हम जिक्र करें, कृषि में 3.5% वृद्धि दर रही, जो कि पिछले साल 2.4% थी, यानी कि उसमें भी 1.1% की वृद्धि हुई है। सर्विस सेक्टर में रफ्तार बेहतर बनी हुई है और बेहतर करता हुआ पूरा सर्विस सेक्टर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा घरों और निजी गाड़ियों की बिक्री में भी तेजी दर्ज की गई। खास तौर से अगर देखा जाए तो घरों को लेकर जो हाउसिंग सेक्टर उसमें काफी बढ़ोतरी देखी गई है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से खर्च बढ़ा है, ये बताता है कि शहरी क्षेत्र में डिमांड बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी और के साथ साथ तिपहिया वाहनों की बिक्री भी बढ़ी है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बढ़ते विस्तार को दिखाता है। ट्रैक्टर की बिक्री बढ़ी है ग्रामीण भारत में, यह दिखाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से तरक्की की बात आगे बढ़ रही है। अप्रैल जुलाई में केंद्र का पूंजीगत व्यय बढ़ा है लगभग 42%। ये भी अपने आप में दिखाता है कि सरकार ज्यादा पैसा खर्च कर रही है और महंगाई के मोर्चे पर भी हालात नियंत्रण में है। इस बात का आंकड़े साफ तौर से तस्दीक करते हैं। और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 4.7% रही है। और हमारे साथ प्रोफेसर धीरज शर्मा जी एक बार फिर से जुड़ गए। धीरज जी, आप अपनी बात रख रहे थे, आपकी आवाज बेहतरी से नहीं आ रही थी। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को लेकर आप बात कर रहे थे। इफेक्ट, आप एल नीनो ईयर है और मॉनसून बिलो पार रहा है और एक्सपेक्टेड है अभी रिट्रीटिंग मॉनसून भी बिलो पार ही रहेगा। उसके बावजूद ये ग्रोथ हासिल करना, ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की फर्मनेस और उसकी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस और जो पॉलिसी डिसीजंस लिए गए हैं उसमें अगर आप देखें कि जितना शंका जताई जा रही थी कि लोगों के ऊपर के लोगों को जो सरकार जो फसल खरीदती है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है वो नहीं मिलेगा, परंतु वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिला और पहले से ज्यादा मिला। और उसके अलावा जो बिक्री हुई है, जो खरीदारी हुई है, वो जरूरत से ज्यादा हमारे रिजर्व स्टॉक्स हैं वो उससे ज्यादा हुई है। और अगर आप देखें कि वीट पर्टिकुलरली, जो यूक्रेन और रशिया आर द सेंटर्स ऑफ वीट एक्सपोर्ट फॉर द वर्ल्ड, उनमें जंग होने के बावजूद कितने लाखों टन जो है जो वीट वहां से निकल नहीं पाया, उसके बावजूद भारत में हम लोग ये मेंटेन कर पा रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी बात है। ये पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से गवर्नमेंट के जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने जो डिसीजंस लिए हैं उसका अगर आंकलन किया जाए तो ये उसका आउटकम है
जो कि हमारे सामने आ रहा है। जी, एक तरीके से मानसून या कहा जाए जो प्रकृति के जो फैक्टर्स अगर वो भी सहयोग करते हैं और बेहतरी से, तो शायद ये आंकड़े और ज्यादा आगे दिखाई पड़ते। लेकिन सर, सर्विस सेक्टर को लेकर किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि उसमें भी ग्रोथ लगातार बनी हुई है, मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। सर्विस सेक्टर में देखिए, जो ऑन डिमांड सर्विसेज जो है, जो भारत में दे आर राइजिंग एक्सपोनेंशियली, एक्चुअली डबल डिजिट ग्रोथ है ऑन डिमांड सर्विसेज में। और अगर आप इसको देखें, और अगर आप एक डिपस्टिक डेटा IIM रोहतक में हमने पिछले एक साल के दौरान रियल एस्टेट प्राइसेस में जो इंक्रीज हुआ है इन द टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, तो आपको सरप्राइज होगा कि पिछले टीयर 2 टीयर 3 सिटीज 18 सिटीज भारत में, जो हमारी ही रिसर्च के दौरान हमने उसको फाइंड आउट किया है कि 18 शहरों में तकरीबन 16% ऑन एन एवरेज रियल एस्टेट प्राइसेस का इंक्रीमेंट दिखाई देता है। मार्केट सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग रहा है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट हुई है और रियल एस्टेट ग्रोथ हुई है और इंक्रीज इन प्राइसेस हुआ है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि इससे जो रेवेन्यू जनरेट हुई है इन वेरियस स्टेट्स, दैट हैज आल्सो गॉन अप, बिकॉज बहुत सारी स्टेट्स में सर्कल रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। ये डेमोन्स्ट्रेबल एविडेंस है कि रियल एस्टेट सेक्टर और ऑन डिमांड सर्विसेज, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर भी डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि ऑन डिमांड सर्विसेज का मतलब ये है कि वेयर हाउसिंग, रेस्टोरेंट्स और इन सब जो ई कॉमर्स सर्विस, इन सब में वृद्धि हुई है, तभी ये इसका इम्पैक्ट जो है वो रियल एस्टेट पे भी आया है और इसका कंटिन्यूड आगे इम्पैक्ट होने की उम्मीद भी है। सर, अप्रैल से जुलाई के बीच में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, वो उसमें 42% के लगभग एक तरीके से ग्रोथ हुई है, बढ़ोतरी देखी गई है। अपने आप में बेहतर करती है अर्थव्यवस्था में। सरकार लगातार जब निवेश कर रही होती है तो दुनिया भर के सेंटिमेंट्स पर किस प्रकार का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है निवेश के लिहाज से या भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने के लिहाज से, वो एक पॉजिटिव इफेक्ट किस तरह से आप देखते हैं? उसका सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद रहती है। अब हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि अभी तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्ट हुई है, ये जो इसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट है ये तो अगले साल आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको पहले जो बताया कि नेक्स्ट ईयर जो हमारी जीडीपी दर है वो इससे ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सिग्नलिंग की है बाय देयर ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें फिर प्राइवेट प्लेयर्स भी आ जाएंगे। प्राइवेट प्लेयर्स आकर खुद इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, एंड इफ देयर इज अ कंटिन्यूटी इन पॉलिसी एंड कंटिन्यूटी इन द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी and continuity in governance over the next 1 year, we should expect an even higher growth rate. क्योंकि जो foreign investors होंगे, they would like stability, they would like some sort of a policy consistency. तो मेरे ख्याल से देश के लिए ये बेहतर है कि वो there remains some degree of consistency in the policies which have been made out. बिल्कुल, और वो दिखाई भी पड़ रही कहीं ना कहीं सर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। हमारे दूसरे खास मेहमान शुभोमय भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। शुभोमय जी, बहुत स्वागत है आपका। 7.8% की जीडीपी रफ्तार पहली तिमाही में, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को साफ तौर से संकेत देती है कि किस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 तिमाहियों में सबसे बेहतर है, और भविष्य के लिहाज से भी एक संकेत देती है। किस तरह से आप देखते हैं? और खासकर जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि पिछले कंपेरेबल क्वार्टर, यानी कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 13% की रियल रेट ऑफ जीडीपी के ग्रोथ के बाद अभी 7.8% काफी उत्साहजनक है। इससे ये पता चलता है कि इकोनॉमी में जो ग्रोथ का जो माहौल तैयार हुआ है वो काफी सशक्त हुआ है और वो आगे चलने का संभावना है। खासकर इसके साथ में एक और स्टैटिस्टिक्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, वो है आज कोर इंडस्ट्री डेटा भी निकला है जुलाई। तो हम तो जीडीपी की बात कर रहे थे अप्रैल मई जून, ये जो कोर इंडस्ट्री का डेटा है ये जुलाई का, यानी और इसमें द ग्रोथ रेट दिखा रहा है 8%। कोर इंडस्ट्री क्या होता है? कोयला, खनिज तेल, स्टील, सीमेंट, बिजली, ये वो सारे सेक्टर्स हैं जिनका इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत ज्यादा अंश रहता है, करीब 25% से हम ज्यादा मान के चलते हैं। इनफैक्ट उनका कैस्केडिंग इफेक्ट और भी ज्यादा होता है। तो अगर उनको हम देखें कि 8% रेट ऑफ ग्रोथ और पिछले महीना जून में 8.3% रेट ऑफ ग्रोथ, तो इसका मतलब है कि आगे के तिमाही में भी जो ग्रोथ का जो स्रोत है वो सशक्त हो रहा है, और ये ही दर्शा रहा है कि ये लाइट या जिसे कहते हैं एकाध सेक्टर्स के ऊपर सीमित नहीं है। ग्रोथ काफी वाइड स्प्रेड, यानी कि कई सारे क्षेत्रों में इसका असर, इसका जो बढ़ता हुआ
एक बेनिफिशियल इफेक्ट वो हमें दिख रहा है जी। स्टेडी पॉलिसीज वगैरह की वजह से। और शुभम जी, क्योंकि आपने जिक्र किया कोर सेक्टर्स के लिहाज से, इसके बढ़ना सीधे तौर पे दिखाता है कि डिमांड भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, तब शायद इस प्रकार का एक कोशिश हो रही है जहां पे लगातार डिमांड बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, उसका एक इफेक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे पड़ता दिखाई पड़ेगा। खासकर आप देखेंगे डिमांड में से आप इसको देखिए कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो है, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसकी तरफ ये संकेत देता है। जैसे कोर सेक्टर का जो डेटा है वो खासकर एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी की इंडिकेटर है कि कोर सेक्टर का प्रोडक्शन की ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा किस तरह का निवेश का सूचक है। तो मैं इन दोनों को साथ में रखते हुए मैं ये मेरा धारणा है मोटा मोटी कि अभी जो ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी है वो वाइड स्प्रेड हो रहा है। अब इससे पहले जो ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी था 1-1.5 साल पहले, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर ही सीमित था। अभी जब जो आप देख रहे हैं वो काफी वाइड स्प्रेड है, बहुत सारे सेक्टर्स में वो फैल गया है और जो इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छा सुदृढ़ एक फाउंडेशन का तैयार करता है। बिल्कुल। प्रोफेसर शर्मा जी, आपको लगता है कि जो नंबर्स हैं उनमें कई जगह ग्रामीण भारत के इंडिकेटर्स भी दिखाते हैं कि वहां पे डिमांड बढ़ रही है, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी बिक्री लगातार बढ़ी है, ये भी संकेत देते हैं कि लोगों के पास पैसा बढ़ा है, इसलिए इस प्रकार की खरीदारी बढ़ती दिखाई पड़ रही है। मैं आपको डेटा से बात करूंगा। हमने 3 स्टेट्स में डेटा कलेक्ट करके एनालाइज किया था, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, और यहां पर हमने सिंपल सवाल पूछे थे, लाइक्लीहुड ऑफ परचेज of a hard asset like a car, a scooter, a motorcycle, refrigerator, television, तो इंडिकेट ये करता है 63 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने जब ये एनालिसिस किया, द लाइक्लीहुड ऑफ परचेजिंग अ हार्ड एसेट इन द नेक्स्ट 3 months was very high, was as high as people indicated that almost 68 to 69% of the people had a plan. उनका एक प्लान था कि वो हार्ड एसेट खरीदेंगे। इसका मतलब ये है कि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है, क्योंकि ये सब चीजें आमतर लोग ईएमआई पे रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली ईएमआई में या लोन से नहीं खरीदते हैं। तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होने का ये सबसे बड़ा ये आपके सामने एक एविडेंस है। तो मुझे ये लगता है कि रूरल इकोनॉमी के ऊपर जो अभी फोकस रहा है हमारा, उसकी वजह से वहां पर जो थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी आई है। पर्टिकुलरली आप देखिए ना, कोविड में लेटेंट डिमांड भी बहुत सारा रह गया था, बहुत सारे लोगों ने अपनी परचेजेस को डिले कर दिया था, उसका भी एक इम्पैक्ट जो है हम आहिस्ता आहिस्ता सामने देख रहे हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि रूरल विल बी द ड्राइविंग फैक्टर एक्चुअली इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। बिल्कुल। और वक्त लगभग खत्म हो रहा है, एक फाइनल छोटा सा कमेंट शुभम भट्टाचार्य जी आपसे, क्योंकि ये जो मोमेंटम बनता दिखाई पड़ रहा है, ये किस प्रकार से दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत एक बार फिर से बेहतर करता नजर आएगा, आने वाले जो क्वार्टर्स होंगे उसमें कैसे ये विश्वास पैदा करता है? देखिए, भारत अभी दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और भारत में क्या हो रहा है वो स्वाभाविक है कि दुनिया में वैश्विक बाजारों में हर जगह पे ये खबर काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो डेटा हमारे जो आते हैं, इस डेटा को काफी अच्छी तरह से स्टडी किया जाता है, और ये एक्सपेक्टेड है कि भारतीय इकोनॉमी अभी एक ग्रोथ फेज जो है वो ग्रोथ फेज को पकड़ लिया है। इसलिए हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि बाकी लोग हमारी तरफ क्या देखेंगे, क्योंकि हमारे इकोनॉमी का ही जो पोर्टफोलियो है, जो पॉलिसीज है, वो सुदृढ़ रहे, सही रहे, तो उसी में वो चलता रहेगा। जैसे टैक्स जीडीपी रेशियो वगैरह सभी का, तो कुल मिलाकर इट्स वेरी हेल्दी सेट ऑफ इंडिकेटर्स जो इकोनॉमी के आगे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। G20 शिखर सम्मेलन से पहले इस प्रकार के आंकड़े वैश्विक मंच पे भी कहीं ना कहीं एक असर दिखाएंगे कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की झलक। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा, भारत के वसुधैव कुटुंबकम पर पूरे विश्व को कैसे है भरोसा, क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे विस्तार से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन।
अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। प्रेम कहाँ है मेरी? म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाट की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाट की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और ब्रेक के बाद अब आपको खबरें दिखाते हैं G20 से जुड़ी खबरें। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि विश्व को भारत के वसुधैव कुटुंबकम पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि भारत की यह धारणा दुनिया के लिए नारा मात्र नहीं, बल्कि इससे देश के व्यवहार का परिचय मिलता है। आज नई दिल्ली में भारत की G20 अध्यक्षता और उसका वैश्विक प्रभाव विषय पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत का G20 नेतृत्व कई मायनों में अलग तरह का है। The impact that our success will have on the world. The second point I'm making you is how we are today, the generosity of India. When you say that in G20, Vasudhaiva Kutumbakam, when we say one earth, one family, one future, the world believes that. They do not think this is an empty slogan made for a conference. They actually have seen in the behavior of India. विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने इस समूह की बागडोर ऐसे समय में संभाली जबकि आर्थिक, तकनीकी और डिजिटल प्रगति तथा प्रतिभा क्षेत्र में विश्व स्तर पर भारत की उपलब्धियों को स्वीकार किया गया है। That topic of conversation was the Chandrayaan landing. And the most, to me, I mean, one was, it's like you feel you are on a big stage, something big has happened in your country, you're already like little bit walking a little bit taller and higher. But the greatest satisfaction for me that day was this sense from all the leaders that India has done it, but we, the leaders of Africa, of Latin America, of Asia, we also see this as something as motivating, as it is your success, but we also feel somewhere it is our success. भारत की G20 बैठकों में विकासशील देशों की चिंताओं पर भी चर्चा की गई और विकास की गति बढ़ाने तथा प्रगति पथ आसान करने को लेकर आपसी सहयोग और एकजुटता बढ़ाने पर खासा जोर भी देखा गया। किस तरीके से, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान विकासशील देशों की आवाज और चिंताओं को भी मजबूती के साथ रखा है। इसमें अफ्रीका से अब तक की सबसे ज्यादा भागीदारी देखने को मिली। इस
साल 13 से 15 फरवरी तक लखनऊ में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की पहली बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस दौरान डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशलता से संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर गहन चर्चा की गई। इस दौरान नैस्कॉम और यूनेस्को के प्रतिनिधियों ने बताया कि डिजिटल कौशल में कमियों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2028 तक $11.5 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है। इसमें G20 सदस्य देशों और 8 अतिथि देशों ने चर्चा में हिस्सा लिया। ITU, UNDP, OECD, यूनेस्को और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ज्ञान भागीदारी के रूप में हिस्सा लिया। वहीं 18,000 से अधिक लोगों ने प्रदर्शनी व डिजिटल इंडिया अनुभव केंद्र का दौरा किया। G20 के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों FMCBG की पहली बैठक और वित्त एवं केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों FCBD की दूसरी बैठक इस साल 22 से 25 फरवरी के दौरान बेंगलुरु में आयोजित की गई। पहले दिन सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक का उद्घाटन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को वीडियो संदेश के माध्यम से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक को संबोधित किया। I would urge that your discussions should focus on the most vulnerable citizens of the world. Only by creating an inclusive agenda will the global economic leadership win back the confidence of the world. G20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत G20 FMCBG की पहली बैठक में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों, आमंत्रित सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने भागीदारी की। इस बैठक में कुल 72 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक की पृष्ठभूमि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI विषय पर एक उच्च स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई। Supporting the countries most in need and reflecting the concerns and aspirations of developing countries will be central to our efforts. We will work closely with the Troika, the G20 membership, international organizations and guest countries to carry forward the exemplary work of G20 presidencies before us. भारत की अध्यक्षता में G20 देशों ने वैश्विक ऋण संकट, MDB सुधारों, जलवायु वित्त, क्रिप्टो के संदर्भ में वैश्विक दृष्टिकोण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन, भविष्य के शहरों के वित्त पोषण और कराधान से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। संस्कृति मंत्रालय ने साल 22 से 25 फरवरी तक मध्य प्रदेश के खजुराहो में संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किया। भारत की G20 संस्कृति ट्रैक कल्चर फॉर लाइफ के विचार पर आधारित रहा, यानी सतत जीवन के लिए एक अभियान के तौर पर पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली। खजुराहो के लिए सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली को थीम रखा गया। भारत के CWG के 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए लिविंग हेरिटेज का उपयोग, सांस्कृतिक व रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना शामिल है। भारत ने हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित G20 देशों के भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की पहली बैठक के दौरान G20 देशों से भगोड़े आर्थिक अपराधियों के तेजी से प्रत्यर्पण और उनकी संपत्ति की वसूली के लिए बहुपक्षीय कार्रवाई करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विकसित भारत के लिए एक ऐसे प्रशासनिक इकोसिस्टम को विकसित करने की परिकल्पना की है जिसमें भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। बैठक के दौरान भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करने का आह्वान किया गया। तो
भारत की अध्यक्षता में G20 की 200 के आसपास की बैठकें 50 से ज्यादा शहरों में हिंदुस्तान में हुई, लेकिन अब शिखर सम्मेलन आने वाले 8, 9, 10 सितंबर में देखने को मिलेगा। किस प्रकार से दिल्ली में खास तौर से जवाबला रहेगा सभी का, उस दरमियान ट्रैफिक की व्यवस्था भी अलग होगी। ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव रहने वाले हैं, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। 8, 9, 10 सितंबर को जारी रहेगी विशेष ट्रैफिक व्यवस्था। ये अपने आप में एक नए प्रकार का एक आयोजन होगा। ऐसे में तमाम प्रकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी ध्यान रखा जाएगा। हवाई अड्डे जाने आने के लिए मेट्रो से जाने की सलाह दी गई है। हम जल्दी से तथ्यों को चेंज करते हैं। नई दिल्ली जिला क्षेत्र सिटी बस सेवा नहीं रहेगी उपलब्ध, क्योंकि नई दिल्ली जिला क्षेत्र जो है यहीं पे पूरा ये फोकस रहने वाला है। 9 और 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी। ये अपने आप में लोगों की जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। 8 से 10 सितंबर तक सभी सरकारी दफ्तर और शिक्षण संस्थाएं इस इलाके में बंद रहेंगे। तो ऐसे में कोशिश सरकार की भी है कि लोगों को कम से कम असुविधा होने पाए। 3 सितंबर को किया जाएगा कारकेड रिहर्सल। यातायात रहेगा प्रभावित, क्योंकि जो 8, 9, 10 सितंबर को व्यवस्था लागू रहेगी उसका रिहर्सल 3 तारीख को होगा। इस लिहाज से भी दिल्ली के आसपास और दिल्ली आने वाले लोगों को इस बात को ध्यान रखना होगा। दिल्ली नहीं आने वाले सभी वाहनों को वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे अनिवार्य रूप से मोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपको दिल्ली नहीं आना है तो आप बाहरी इन इलाकों से निकलते हुए निकल जाइए। आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को विशेष पास के साथ अंदर आने की अनुमति रहेगी, इसका विशेष इंतजाम किया जा रहा है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय बसों की दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ये अपने आप में अलग अलग जगह नियंत्रित की गई है, वहां तक ही ये बसें आ पाएंगी। नई दिल्ली जिला पूरी तरीके से नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है और इसमें जिस तरीके के सुरक्षा कारण होंगे, जिस प्रकार की व्यवस्था होगी, उसी आधार पर ही ट्रैफिक संचालन होता रहेगा। नई दिल्ली इलाके के निवासियों को विशेष पास से आने जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा रिंग रोड पूरी तरीके से विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। पास वाले वाहनों को ही यहां आने की अनुमति होगी। ये अपने आप में विशेष व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा आपातकालीन वाहनों जैसे कि एम्बुलेंस हो, इसको अनुमति रहेगी और साथ ही साथ उसको प्राथमिकता भी मिलेगी, क्योंकि एक भी व्यक्ति की जान सबसे ज्यादा प्राथमिकता पर रहेगी। ये बात लगातार कही गई। लेकिन किस प्रकार से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की बात की गई है दिल्ली पुलिस के माध्यम से, आइए आपको बताते हैं। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बनाया गया है कि आज जो लोग दिल्ली और दिल्ली के अंदर के जगहों को जानते हैं या रोज ट्रेवल करते हैं, उन शब्दों से वाकिफ होंगे, इन जगहों से वाकिफ होंगे। अगर आपको इस वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का, तो आपको रिंग रोड से आश्रम चौक, सराय काले खां, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा लिंक रोड और कश्मीरी गेट रिंग रोड होते हुए मजनू का टीला जाना होगा। एक तरीके से पूरा एक मैप बना के दिल्ली पुलिस ने दिया हुआ। इसी प्रकार से अन्य वैकल्पिक मार्ग के लिहाज से अगर बात की जाए तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर भी दिल्ली पुलिस ने एक तरीके से एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर बताया है। एम्स चौक से रिंग रोड, धौला कुआं, रिंग रोड, बरार स्क्वायर, नारायणा फ्लाईओवर, रजौरी गार्डन, रिंग रोड, पंजाबी बाग, उसके बाद रिंग रोड और आजादपुर चौक होते हुए कि आप इस दक्षिण और उत्तर कॉरिडोर के माध्यम से अपने गंतव्य तक जा पाएंगे। तो ये वैकल्पिक मार्गों की बात की गई है। वहीं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू होता है। डीएनडी दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला फ्लाईओवर है। ऐसे में रिंग रोड आइए, उसके बाद आश्रम चौक, उसके बाद एम्स चौक, रिंग रोड पे जाइए, बरार स्क्वायर और नारायणा फ्लाईओवर से होते हुए आप अपने गंतव्य को जा सकते हैं। ये कॉरिडोर्स बनाए गए हैं विशेष तौर पर जाने के लिहाज से। लेकिन रेल से भी बहुत से लोग सफर करेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए दक्षिण पश्चिम दिल्ली से आने वाले लोगों को किस प्रकार से आना होगा? धौला कुआं से रिंग रोड, वहां से नारायणा फ्लाईओवर, कीर्तिनगर, शादीपुर, पटेल रोड, पूसा रोड, पचकुइया रोड, कनॉट प्लेस होते हुए मिंटो रोड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, क्योंकि जो लोग इन इलाकों को जानते हैं उनको पता है कि इस इलाके से जाने की अनुमति है। आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी लगातार दिल्ली पुलिस कह रही है कि आप इस प्रकार से सड़कों की बजाय मेट्रो की सेवा जरूर लीजिए। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर पूर्वी दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने के लिहाज से, तो युधिष्ठिर सेतु, बुलवार्ड रोड, रानी झांसी फ्लाईओवर, झंडेवालान गोलचक्कर, डीवी गुप्ता रोड, शीला सिनेमा रोड, पहाड़गंज ब्रिज और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, इस कॉरिडोर के माध्यम से भी या कहा जाए इस रास्ते से भी आप जा सकते हैं रेलवे स्टेशन के लिहाज से। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए अगर बात की जाए और दक्षिण पूर्वी इलाकों से अगर आपको आना है तो आप कैसे आ सकते हैं? रिंग रोड आइए, उसके बाद आश्रम चौक, सराय काले खां, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आइए, नोएडा लिंक रोड पे जाइए, पुस्ता रोड पे जाइए, युधिष्ठिर सेतु पे जाइए, वहां से कश्मीरी गेट, लोथियन रोड, छत्ता रेल,
एसपी मुखर्जी मार्ग और कौड़िया पुल से होते हुए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आप पहुंच सकते हैं। तो ये एक वैकल्पिक मार्ग होगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा और समय अतिरिक्त लेकर आना होगा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से अगर आपको पहुंचना है और वो भी पश्चिम और उत्तरी दिल्ली से, तो आपको किस रास्ते को अपनाना होगा? आपको पंजाबी बाग होते हुए रोहतक रोड, रानी झांसी फ्लाईओवर होते हुए लोथियम रोड, छत्ता रेल, कौड़िया पुल होते हुए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आप पहुंच सकते हैं। तो ये एक प्रकार से व्यवस्था की गई है रेलवे स्टेशनों तक पहुंचने के लिहाज से। तो ये, और उसके अलावा अगर आपको एयरपोर्ट जाना है टर्मिनल 3 के लिहाज से, तो किस प्रकार से आपको जाना होगा? अगर आपको गुरुग्राम से T3 जाना है तो आपको NH48 राव गजराज सिंह मार्ग होते हुए पुरानी दिल्ली गुरुग्राम रोड पकड़िए और UR2 से NH48 सर्विस रोड होते हुए आप टर्मिनल 3 पर जा सकते हैं। तो ये दिल्ली पुलिस ने पूरी एक मैप बना के दिया हुआ कि आप कैसे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नई दिल्ली और दक्षिण दिल्ली से T3 जाना है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जाना है, तो आपको एम्स चौक, रिंग रोड, मोती बाग, RTR मार्ग, संजय टी पॉइंट पे जाइए, NH48 सर्विस रोड पकड़िए और वहां से टर्मिनल 3 पर आप जा सकते हैं। तो ये आपको समझना होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए पश्चिम दिल्ली से टर्मिनल 3 के लिए आपको अगर जाना है तो आपको कौन सा रास्ता अपनाना होगा? आपको पंजाबी बाग होते हुए रिंग रोड आइए, धौला कुआं, फिर रिंग रोड से राजा गार्डन, नजफगढ़ रोड, पंखा रोड, डावड़ी रोड, द्वारका रोड और रोड संख्या 224, उसके बाद में गुरुग्राम रोड से सेक्टर 22 द्वारका से होते हुए द्वारका मोड़ से सर्विस रोड टर्मिनल 3 की ओर आप जा सकते हैं। और ये एक रास्ता होगा जो कि आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचा देगा। इसके अलावा उत्तर और पश्चिम दिल्ली से T3 के लिए अगर आपको आना है तो आपको कश्मीरी गेट, रोहतक रोड, पंजाबी बाग, रिंग रोड, राजा गार्डन चौक, नजफगढ़ रोड होते हुए द्वारका रोड, गुरुग्राम रोड, सेक्टर 22 द्वारका रोड और NH48 सर्विस रोड से होते हुए टर्मिनल 3 तक आपको पहुंचने की रास्ता को अपनाना होगा। तो निश्चित तौर से लगातार 8, 9, 10 ये 3 तारीखें हैं, आपको ध्यान रखना होगा। ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का सफर कीजिए। इसके अलावा आप अपने वाहन से निकलने की कोशिश मत कीजिए अगर बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन आपातकालीन वाहनों को यहां पे सुविधा रहेगी, किसी भी प्रकार से प्राथमिकता दी जाएगी। और 3 तारीख को इसका रिहर्सल है, तो 3 तारीख को भी यातायात को लेकर कुछ असुविधा हो सकती है, आपको ध्यान रखना होगा। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे, लेकिन उसके बाद हम आपको दिखाएंगे खबर की आपसी खींचतान के बीच में विपक्षी गठबंधन की मुंबई में 2 दिवसीय बैठक। क्या है इसकी खबर के मायने, क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे विस्तार से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक एक बार फिर से मुंबई में हो रही है। विपक्षी नेताओं के जुटने का सिलसिला जारी है, तो कल मंथन भी विस्तार से होने की बात कही जा रही है। विपक्षी नेताओं की इस बैठक से पहले भी एक बार फिर से कई विपक्षी दलों के नेताओं ने अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री का दावेदार बताना शुरू कर दिया है। तो ये चर्चा एक बार फिर से गर्म हो गई है कि विपक्षी एकता का नेता आखिर कौन है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के संयोजक के चयन को लेकर भी संशय बरकरार है। संयोजक और पीएम पद को लेकर छिड़ी बहस के बीच विपक्षी गठबंधन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की 2 दिवसीय बैठक मुंबई में हो रही है। बैठक से पहले कई बड़े दलों में गठबंधन के चेहरे के रूप में अपनी अपनी पार्टियों के नाम को पेश कर अपनी दावेदारी ठोकी। हालांकि बाद में कई पार्टियों ने इससे पीछे हटते हुए कहा कि इसका फैसला मीडिया में नहीं बल्कि बैठक में होगा। 2 दौर की मीटिंग में सिर्फ समूह का नाम तय कर पाने में सफल रहने वाले इस गठबंधन की तीसरी बैठक से कई अहम मुद्दे गायब दिखाई दे रहे हैं। इस बार भी लोगो और झंडे तय करने जैसे एजेंडे पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। कई मुद्दों पर अलग अलग स्वर में बोलने वाले इन छोटे दलों की खींचतान पर भाजपा लगातार चुटकी ले रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस पर करारा प्रहार बोला है। उन्होंने इस बैठक को घमंडिया बैठक करार दिया है। न नीति है, न नेता है, न नीयत है। इस मीटिंग को अगर एक हिंदी के मुहावरे में कहा जाए तो वो मुहावरा होगा न सूत न कपास, न नीति न नीयत। और जुनाहों में लट्ठम लट्ठा, सारे नेता लट्ठम लट्ठा, मैं पीएम, तू नहीं मैं, यही करने वाले हैं। दुर्भाग्य है इस देश का, ये स्वार्थ से जुड़ा हुआ गठबंधन है, इनर कंट्राडिक्शन है। स्पष्ट नीति चाहिए, न कि कंफ्यूज्ड जमात चाहिए। ये जमात देश के लिए कंफ्यूज्ड होगा, देश के लिए खतरा पैदा करेगा।
पटना बैठक से ही नीतीश कुमार के संयोजक बनने की बात मीडिया में उछाली गई, लेकिन मुंबई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को लेकर चर्चा तेज हो गई। कहा जा रहा है कि घटक दलों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 11 सह संयोजक बनाए जा सकते हैं। शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट इस बैठक का आयोजन कर रहा है। पोस्टर में राहुल गांधी को हाईलाइट किया गया है, जबकि केजरीवाल पोस्टर से गायब हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में 28 दल शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री पद के नाम पर भले ही आपसी खींचतान कई बार बाहर आ गई हो, लेकिन गठबंधन की ओर से यही राग लापा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। सोच अलग हो सकती है, पर देश कहीं झुकना नहीं चाहिए। देश का मान आन बान शान बनी रहनी चाहिए। उसके नेतृत्व में हम लोग सब काम करेंगे। देश की कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रजातंत्र हो, उन सबको साथ रखकर हम एक रणनीति बनाएंगे जो 2024 में हमें कामयाबी देगी। प्रधानमंत्री पद को लेकर मची खींचतान के बीच इस राजनीतिक गठबंधन के भविष्य पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि 3 महीने में नया गठबंधन अपना कोई एजेंडा लोगों के सामने क्यों नहीं रख पाया। यह भी कमाल का संयोग है कि राज्यों के चुनाव में विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में दलों का नंबर बढ़ रहा है। सवाल यह है कि जब पटना सम्मेलन में गठबंधन के कई नेताओं ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव दिया था, तो किसके वीटो ने यह कहने के लिए मजबूर कर दिया कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। सवाल यह भी है कि बैठक के एजेंडे से सीटों के बंटवारे का मुद्दा क्यों गायब है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर कि चांद के रहस्यों की खोज में लगा हुआ है प्रज्ञान रोवर। क्या कुछ नए तस्वीर और वीडियो आए हैं सामने, दिखाएंगे पूरी खबर विस्तार से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और बात करते हैं चंद्रयान 3 की। भारत का चंद्रयान 3 अपनी लैंडिंग के बाद से लगातार अपनी खोज के अभियान में लगा हुआ है। इसरो ने नया एक वीडियो जारी किया है, जिसमें विक्रम लैंडर के कैमरे ने रोवर के मुड़ने का वीडियो कैद किया है। चांद की सतह पर चंद्रयान की सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। तो इसके अलावा भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसे 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर चांद के रहस्यों की खोज में लगा हुआ है। विक्रम लैंडर के कैमरे ने रोवर के मुड़ने का वीडियो कैद किया। इसरो ने ये वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। ऐसा महसूस होता है मानो कोई बच्चा चंदा मामा के आंगन में अटखेलियां कर रहा हो और माँ स्नेहपूर्वक देख रही हो। चंद्रयान 3 चांद पर खोज में जुटा है। इसी कड़ी में इसरो ने ट्वीट कर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर होने की फिर पुष्टि की है। इसरो ने ट्वीट कर कहा, रोवर पर लगा एक अन्य उपकरण एक अन्य तकनीक के माध्यम से इस क्षेत्र में सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि करता है। अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोप ने सल्फर के साथ ही अन्य सूक्ष्म तत्वों का भी पता लगाया है। चंद्रयान 3 की ये खोज वैज्ञानिकों को ये जानने के लिए प्रेरित करती है कि ये सल्फर कहाँ से आया। क्या ये चांद पर पहले से ही मौजूद था या ये ज्वालामुखी से आया है या फिर उल्कापिंड के गिरने से उत्पन्न हुआ है। इसरो ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एक स्वचालित हिंज मैकेनिज्म दिखाया गया है, जो 18 सेंटीमीटर लंबे अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोप को घुमाता है, जो डिटेक्टर हेड को चांद की सतह के करीब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर सीध में कर देता है। Observation which we got from the LIBS, that is the laser induced spectrograph,
which we have put on the rover. So it has done the measurement and come out with very clearly with the spectroscopy lines where sulfur is visible in a very prominent way. Earlier also sulfur has been found on the moon surface, but not so prominently. So that is the unique point of this observation which we have got recently. इधर इसरो के महत्वाकांक्षी और देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च के लिए तैयार है। इसे 2 सितंबर की सुबह 11:50 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। लॉन्च रिहर्सल और वाहन की आंतरिक जांच पूरी हो गई है। आदित्य L1 सूरज की सतह पर कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन और प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों को समझने का प्रयास करेगा। सूरज पर आने वाले सौर तूफानों का भी अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित लेबोरेटरी होगी। ये पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फिडे विश्व कप में रजत पदक जीतकर इतिहास रचने वाले भारत के युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान प्रज्ञानंदा ने प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन के लिए आभार जताया। गौरतलब है कि 18 वर्षीय प्रज्ञानंदा ने हाल ही में आयोजित हुए फिडे विश्व कप में रजत पदक जीतकर लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रज्ञानंदा के साथ मुलाकात के बाद एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर बहुत ही विशेष अतिथि आए। आपके परिवार के साथ आपसे मिलकर खुशी हुई। प्रज्ञानंदा, आप जुनून और दृढ़ता के प्रतीक हैं। आपका उदाहरण दिखाता है कि कैसे भारत के युवा किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप पर गर्व है। श्री अमरनाथ यात्रा की छड़ी मुबारक आज तड़के पवित्र गुफा में पहुंची। छड़ी मुबारक के दर्शन के साथ अमरनाथ यात्रा का समापन हुआ। सूर्योदय से पहले अमरनाथ के पवित्र मंदिर में ले जाया गया। पवित्र गुफा में भगवान शंकर की पूजा के साथ ही इस वर्ष की तीर्थ यात्रा का पूजा में मुख्य दर्शन और मुख्य पूजा का अनुष्ठान भी संपन्न हो गया। इस साल 62 दिनों तक चलने वाली इस अमरनाथ यात्रा में 1 जुलाई को शुरू हुई और आज संपन्न हुई। इस साल 4,44,000 से अधिक लोगों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। पिछले साल की यात्रा में कुल 3 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। इस खबर के साथ फिलहाल न्यूज नाइट में इतना ही। लेके जाते हैं तो छोड़ जाते हैं आपको कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राजस्थान के नागौर में 3 दलितों को बर्बरतापूर्ण ढंग से कुचलने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भाजपा अध्यक्ष ने इस घटना की जांच के लिए पार्टी के संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया है, जो घटनास्थल का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कन्याकुमारी के थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 4थे चरण का शुभारंभ किया। इस चरण में कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थुथुकुडी और रामनाथपुरम सहित तमिलनाडु के 4 तटीय जिलों में मछुआरों को योजनाओं से फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट पर एक रोड शो का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित करने पर जोर दिया गया है। G20 को लेकर कड़ी सुरक्षा तैयारियां जारी हैं। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों को लेकर अभ्यास किया, जिसके तहत होटल की छत पर हेलीकॉप्टर को लैंड कराने का अभ्यास किया गया।